हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को डीएम एक्सप्रेस सभी बच्चों का डीएम एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं अमित कुमार, अपने संस्थान डीएम एक्सप्रेस जो कि मोतिहारी के उगम पांडे कॉलेज के बलुआ टाल में स्थित है, आपको आज पुनः मध्यकालीन भारत का एक नया सेगमेंट लेकर के आया हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में एक चर्चा की थी कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों के द्वारा शासन किया गया, कौन कौन शासक शासन कर रहे थे, कौन सबसे अधिक समय तक शासन कर रहे थे, कौन सबसे कम समय तक शासन कर रहे थे, या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला की हम लोग चर्चा करते हैं। अब मैंने सोचा है कि बच्चों का विशेष राय मिला और बच्चों के द्वारा यह कहा गया कि सर राजाओं के बारे में भी चर्चा कर दीजिए, दिल्ली सल्तनत के भिन्न भिन्न राजवंशों के बारे में पार्ट टू पार्ट। तो इसलिए आज जो है हम दिल्ली सल्तनत का पार्ट वाइज पार्ट डिस्कशन लेकर के आए हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। इसी तरह मैं मुगल वंश को भी डालूंगा। तो आइए सवाल पे चलते हैं, देखते हैं डिस्कशन पे कि क्या होता है। दिल्ली सल्तनत, जी हाँ, 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका दिल्ली सल्तनत का काल रहा। इसमें मुख्य रूप से 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया। कहा जाता है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक राजवंश था, वहीं सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश खिलजी राजवंश था। जहां तुगलकों ने 92 साल तक 92 ईयर तक शासन किया, वहीं खिलजियों ने 30 वर्ष तक शासन किया था। सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजा बहलोल लोदी था, जिसका शासन काल 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा। दूसरा ऐसा राजा फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा। वहीं सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा आराम शाह था। कुल 8 महीने वो शासन करता है। जी हाँ, तो देखेंगे कि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के द्वारा प्रशासन का जिम्मा संभाला गया, राज किया गया। कहा जाता है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। जी हाँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई और भारत में दूसरे अफगान वंश की स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा 1540 ईस्वी में सूरवंश के नाम से की गई थी। ये भी बताया जाएगा, आगे मैं पढ़ूंगा। आगे मैं जब चर्चा चलेगा हम लोगों का, तो आगे हम लोग आएंगे इस बात पर कि भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई और दूसरे अफगान वंश की स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। तो यहां देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत, जी हाँ, कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का दास था, बख्तियार खिलजी का सहायक सेनापति था। अब कहेंगे कि कुतुब गुलाम, तो गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार के द्वारा। देखेंगे हबीबुल्लाह नामक इतिहासकार के द्वारा गुलाम वंश को ममलुक वंश नाम दिया गया। वैसे गुलाम जिनके माता पिता स्वतंत्र थे और उनके पुत्र को गुलाम बना लिया गया, वो ममलुक कहलाए। सीधे से शब्दों में जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पिता और माता गुलाम नहीं थे। मोहम्मद गोरी ने काजी अब्दुल अजीज कूफी से, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी से मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुबी राजवंश की स्थापना की, गुलाम वंश की तो स्थापना की और इसका राजधानी जो था वो लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इसे कुतुबी राजवंश के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद गोरी ने काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहकर पुकारा जाता है, हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श कहकर पुकारा जाता है, अधिक सुंदर होने के कारण हातिम द्वितीय कहकर पुकारा जाता है। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी, चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने
कहा जाए तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। चौगान खेलते हुए 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आराम सा गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1210 से लेकर के 1211 ईस्वी तक रहा। ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला पूरे दिल्ली सल्तनत का राजा रहता है। अयोग्य शासक था, जिसे अपदस्थ करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, जलालुद्दीन नामक व्यापारी से, जी हां, जलालुद्दीन नामक व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। उसकी हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने न केवल इल्तुतमिश को खरीदा, अपितु एक अभियान के दौरान जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दुश्मनों से घिर जाता है, तो अपने अदम्य साहस से इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की जान बचाई थी। तभी अपनी सेवा में शामिल कर लेता है इल्तुतमिश को और उसे अपना दास बना लेता है। जलालुद्दीन नामक व्यापारी से इल्तुतमिश को खरीदा गया। इल्तुतमिश कहा जाए तो इल्बरी वंश का संस्थापक, शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा। याद रखेंगे गुलाम वंश में कुल 10 शासक हुए। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शमसुद्दीन क्यूमर्स। पूरे गुलाम वंश में कुल 10 राजा हुए, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शमसुद्दीन क्यूमर्स। हम लोग इन 10 राजाओं की चर्चा करेंगे। आज मैं इन 10 राजाओं की चर्चा करूंगा। तो इल्तुतमिश, जिसने कहा जाए तो इक्ता प्रथा की शुरुआत की, दले चालीसा का गठन किया, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा राजा जिसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से बदल करके दिल्ली स्थानांतरित कर दी। इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम किया। राजस्थान में अतारकिन का दरवाजा इल्तुतमिश के द्वारा ही तैयार करवाया गया था। इल्तुतमिश ने पूरा कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम किया। वहीं पहली बार मदरसा और पहली बार मकबरे का निर्माता इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश, जिसके शासनकाल में 1221 ईस्वी में चंगेज खां का आक्रमण होता है, पहली बार मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अगर बात की जाएगी तो अलाउद्दीन खिलजी 6 बार, और ग्यासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था। तो यह भी याद रखेंगे कि इल्तुतमिश, जिसके शासनकाल में पहली बार मंगोल का आक्रमण हुआ 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में। इल्तुतमिश, जिसने तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा था 1215 ईस्वी में, उत्तराधिकार का युद्ध था। इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच हुआ था, जिसमें यल्दोज की हार होती है। यह उत्तराधिकार का युद्ध था। तराइन का 3 युद्ध हुआ था, 1191, 1192 और 1215। 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें एक में चौहान की जीत होती है, दूसरे में गोरी की जीत होती है। लेकिन 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश की जीत होती है और यल्दोज की हार होती है। इल्तुतमिश, इसकी मृत्यु के उपरांत रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में। इसके समय में इसकी मां शाह तुर्कान प्रशासन की वास्तविक बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह खुद से फैसला नहीं लेता है, प्रशासन के सारे बागडोर जो है वो शाह तुर्कान के पास था। तत्कालीन समय में दिल्ली सल्तनत में कहा जाए तो विघटन का दौर चल रहा था। उसी का लाभ उठा करके रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री रहती है, गद्दी पर बैठती है। शाह तुर्कान को अपदस्थ करके न केवल रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपितु शाह तुर्कान को भी अपदस्थ करके रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती है। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक रहा। रजिया सुल्तान, जो कि पुरुषों की तरह वेशभूषा पहन करके आती थी, टोपी पहन करके और चोला पहन करके वो शासन करने के लिए आती थी। रजिया सुल्तान के पश्चात बहराम शाह गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक रहा।
बहराम शाह दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा राजा जिसके शासनकाल में नाइबे ममलिकत का पद सृजन हुआ। नाइब ए ममलिकात नामक पद का सृजन हुआ, जिस पर बैठने वाला पहला व्यक्ति हिसामुद्दीन एवाच था। हिसामुद्दीन एवाच था। उस दौरान याद रखेंगे कोई प्रधानमंत्री नहीं होता था। राजा को सलाह देने के लिए और राजा के सबसे निकट रहने के लिए इसी नाइबे ममलिकात नामक पद का सृजन किया गया। और इसके प्रणेता कौन थे? बहराम शाह, जिसका शासनकाल 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक रहा। और नाइबे ममलिकात के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति हिसामुद्दीन एवाच था। बहराम शाह की मृत्यु के उपरांत अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता है, जो अयोग्य राजा था, पूरी तरह से अयोग्य राजा था। इसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह के पश्चात नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी तक रहा। इन 20 वर्षों में सत्ता की वास्तविक बागडोर बलबन के हाथों में थी। नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। विडंबना यह देखिए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा राजा जो अब टोपी सी करके और कुरान की आयतें बेच करके अपना जीवन जीता था तो वो राजा, लेकिन टोपी सी करके और कुरान की आयतें लिख करके और उसे बेच करके अपना जीवन निर्वाहन करता था, क्योंकि सत्ता की वास्तविक बागडोर जो है वो बलबन के हाथों में थी। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के उपरांत नसरुद्दीन महमूद को बलबन के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया, चूंकि नाइबे ममलिकात के पद पर बलबन बैठा हुआ था। बलबन जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1266 ईस्वी तक रहा। बलबन जिसका शासनकाल 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक रहा। और बलबन की गद्दी पर बैठने के पश्चात बलबनी वंश की स्थापना बलबन के द्वारा की गई, जो कि इल्तुतमिश का दास था जमालुद्दीन बसरी नामक व्यापारी से। जी हां, बलबन की हाजिर जवाबी से प्रेरित होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के इल्तुतमिश ने जमालुद्दीन बसरी नामक व्यापारी से बलबन को क्रय किया था, मतलब बलबन को खरीदा था। बलबन जिसने अपने शासनकाल में रक्त और लौह नीति की शुरुआत की, अब राजा को मजबूत करने के उद्देश्य से सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की। इसी सिजदा और पाबोस प्रथा को शाहजहां ने मुगल काल में समाप्त किया और 4 बार झुक करके सलाम करना, चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत करता है। बलबन जिसने रक्त और लौह नीति की शुरुआत की, दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया। वहीं दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन, दीवाने अर्ज को 2 भागों में बांटा गया, हस्मे कल्प और हस्मे अतराफ। हस्मे कल्प केंद्र की सेना थी, वहीं हस्मे अतराफ प्रांत की सेना थी। बलबन जिसने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की, जिसने दीवाने बरीद नामक गुप्तचर विभाग का गठन किया और दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने दले चालीसा को पूर्णतः समाप्त कर दिया। बलबन की मृत्यु के उपरांत गुलाम वंश का अंतिम राजा कैकोबाद या क्यूमर्स था। जहां कैकोबाद 1 वर्ष गद्दी पर बैठता है, वही क्यूमर्स जो कि अंतिम राजा था, जिसे शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा। इसी के शासन काल में मलिक फिरोज नामक व्यक्ति के द्वारा, जी हां, मलिक फिरोज जिसे आगे चल करके जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, मलिक फिरोज नामक व्यक्ति ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना करता है, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है, वहीं वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। क्या क्या खिलजियों के द्वारा किया गया, क्या क्या सुधार किए गए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कौन कौन से सुधार हुए, कितने विद्रोह हुए, देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।